भारतीय राजनीति में कुछ किरदार ऐसे हैं जो हमेशा दिलचस्प बने रहते हैं। उन्हीं में से एक हैं ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी बंगाल के लिए वही हैं जो नरेंद्र मोदी भारत के लिए हैं? दोनों की पार्टियां एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती हैं, दोनों ही लंबे समय से सत्ता में हैं, और हां, दोनों पर ही कभी कभी तानाशाही वाले तरीके अपनाने के आरोप भी लगते हैं। एक पल को सोचिए, क्या आज कोई टीएमसी की कल्पना ममता के बिना या बीजेपी की कल्पना मोदी के बिना कर सकता है? लेकिन देखिए, ममता बनर्जी के उदय को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस राजनीतिक किले को समझना होगा जिसे उन्होंने ढहाया था। पूरे 34 साल लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल पर इतने लंबे समय तक लगातार शासन किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार। उस दौर में बंगाल में लेफ्ट का शासन सिर्फ सरकार चलाना भर नहीं था, ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट जैसा था। मतलब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, पार्टी दफ्तर जाइए। घर का कोई झगड़ा सुलझाना है, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी का दफ्तर सरकारी दफ्तर से ज्यादा पावरफुल हो गया था और लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले पर पार्टी का कंट्रोल था। और अब एंट्री होती है उस किरदार की जिसने इस मजबूत जमी जमाई व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी। चोलबेना, मतलब ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक आंदोलन का नारा बन गया था। साल 2006 में जब ममता 25 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठी तो इसी एक शब्द ने उनकी पहचान बना दी। एक ऐसी नेता की पहचान जो सत्ता के आगे झुकना नहीं जानती। उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। 1990 में उन पर जानलेवा हमला हुआ, सिर पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो रुकी नहीं। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। फिर सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े आंदोलनों ने उन्हें जमीन और किसानों की सबसे बड़ी आवाज बना दिया। और फिर आया साल 2011, जब उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था। लेफ्ट के 34 साल पुराने किले को आखिरकार ढा दिया। तो 2011 में ऐतिहासिक जीत तो मिल गई, लेकिन अब सवाल था सरकार चलाने का। चलिए अब उनके मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल को देखते हैं, जो कि सफलताओं और विवादों दोनों से भरा रहा है। ममता की शासन की कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ है कन्याश्री जैसी लोकप्रिय योजनाएं जिसने लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, या फिर गरीबों के लिए 2 रुपए किलो चावल जिसने उन्हें बंगाल की दीदी बना दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सारदा, नारदा, रोज वैली, एक के बाद एक घोटालों के आरोपों ने उनकी सरकार की छवि पर बहुत गहरे दाग लगाए। और यहीं पे सत्ता का एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, जो नेता खुद असहमति की आवाज दबाए जाने के खिलाफ लड़कर सत्ता में आई हों, उन्हीं की सरकार पर एक प्रोफेसर को सिर्फ एक कार्टून शेयर करने के लिए गिरफ्तार करने के आरोप लगे। आलोचक कहने लगे कि बंगाल में बदला क्या है, सिर्फ झंडे का रंग ही तो बदला है, शासन का तरीका तो वही है। और जब ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत कर रही थी, उसी वक्त एक और राजनीतिक ताकत चुपचाप बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही थी। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। साल 2011 में बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, और सिर्फ 10 साल बाद 2021 में ये आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 हो गया। ये एक बहुत बड़ा उछाल था। बीजेपी अब बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी थी। तो सवाल है कि बीजेपी ने ये किया कैसे? उनकी रणनीति काफी साफ थी। पहला, उन्होंने राज्य में नौकरियों की कमी के मुद्दे को उठाया। दूसरा, उन्होंने टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोपों को जोर शोर से उठाया। और तीसरा, उन्होंने ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी का एक मजबूत राष्ट्रीय चेहरा पेश किया। और यहीं पर आकर कहानी का सिरा फिर से हमारे शुरुआती सवाल से जुड़ जाता है, ममता बनर्जी के करियर का सबसे बड़ा विरोधाभास। आज टीएमसी पर कौन कौन से आरोप लगते हैं? सिंडिकेट राज, यानी पार्टी का स्थानीय मामलों पर कंट्रोल, असहमति को बर्दाश्त न करना, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप। क्या ये आरोप कुछ जाने पहचाने से नहीं लगते? जरा सोचिए, ये तो लगभग हूबहू वही आरोप हैं जो कभी ममता बनर्जी खुद लेफ्ट फ्रंट पर लगाया करती थीं। राजनीति में इसे अक्सर पॉलिटिकल साइकिल या कहें सत्ता का चक्र कहते हैं। मतलब एक नई ताकत पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के वादे के साथ आती है, लेकिन सत्ता में आने के कुछ समय बाद वो खुद ही पुरानी व्यवस्था की तरह काम करने लगती है, और फिर उसे भी उन्हीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बंगाल में वाकई वो परिवर्तन आया जिसका वादा किया गया था, या फिर बंगाल ने बस एक झंडे को हटाकर उसकी जगह दूसरा झंडा लगा लिया है?